राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3 और हम उसी को भी कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम मीनिंग क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो देखो, संविधान, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक डिफरेंस होता है। तो वो क्या डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसमें डिक्टेटरशिप, ठीक है, जैसे हम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंट्री जिसमें डिक्टेटरशिप है, मतलब ये है कि वहाँ का जो तानाशाह है उसके जो शब्द हैं, ठीक है, उसने अगर कुछ भी बोल दिया तो वही नियम है। जैसे नॉर्थ कोरिया में आपको पता होगा जब कोविड आया था, है ना, तो क्या हुआ कि जो पहला पर्सन जब कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उसको गोली मार दी गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे तानाशाही है ना, अदरवाइज अपनी कंट्री में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसको गोली मार दी जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, ठीक है, बट वहाँ पे ऐसा था। तो डिक्टेटरशिप अगर है किसी कंट्री में और उस डिक्टेटर के वर्ड जो हैं वही लॉ हैं, वही नियम माने जाते हैं, तो उस कंट्री में संविधान होते हुए भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा? नहीं। उस कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कभी भी नहीं होगा। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे डिक्टेटरशिप है और जो डिक्टेटर है उसके शब्द ही नियम हैं, उस कंट्री में संविधान तो होगा बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्यों नहीं होगा, ये कौन सी चीज़ है, कौन सी बला है, ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सेकेंड पॉइंट में ये डिफाइन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ना वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि किसी कंट्री में एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, बट वो गवर्नमेंट जो हो उसके पास कुछ पावर भी होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट विद पावर, ठीक। तो चलो, कंट्री में गवर्नमेंट हुई, उसके पास कुछ पावर्स भी हैं, लेकिन वो जो पावर्स मिली हैं गवर्नमेंट को वो लिमिटेड होनी चाहिए, उन पावर्स के लिमिटेशंस होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या ज़रूरी है कि लिमिटेशंस हों उनकी पावर्स पे? तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, कंट्री में कोई गवर्नमेंट है, उसके पास पावर भी है और उस पर लिमिटेशंस नहीं लगाई गई, जो चाहे वो मन करे गवर्नमेंट, तो क्या होगा, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो सत्तावादी हो। सत्तावादी का मतलब क्या है, जो अपने हिसाब से काम करे, मतलब वो सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाए कि उसके चक्कर में वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स तक छीन ले, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेशंस का होना बहुत ज़रूरी है पावर पे, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, ऑप्रेसिव गवर्नमेंट, दमनकारी, ठीक है, लोगों को दबा दे, है ना, लोगों के फंडामेंटल, वही है, दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग निकल रहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन ले, है ना, लोगों से कोई मतलब ना रखे या लोगों के अधिकार के बारे में बात ही ना करे, ठीक। अब लिमिटेशंस का देखो, यहाँ हम कैसे लिमिटेशंस रखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में हम कैसे लिमिटेशंस लगाते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही होती है, पार्लियामेंट में हमारे लिए लॉज बना रहे होते हैं एमपीज़। हम अगर चाह लें, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो हम चाह लें, अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम हमारे पास पावर है, वोटिंग पावर है, हम उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। हम अगर चाह लें तो दोबारा वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होगी, ठीक है। तो हमारे पास पावर है ना। उनकी जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है, वो 5 साल तक भी पूरी तरह से अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो उसका भी हथियार है हमारे पास। उसका क्या है, उसी पार्लियामेंट में जहाँ पे लॉज बनते हैं, उस गवर्नमेंट को जिसको हम चुनकर भेजते हैं, मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट जाती है वो लॉज बनाती है, बट वो कुछ गलत ना करे उसके लिए हम उसके साथ साथ ऑपोजिशन भी भेजते हैं, ठीक है। कई जगह से ऑपोजिशन मेंबर्स भी जाते हैं, तो उसी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के एमपीज़ भी होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही होगी, कोई गलत लॉ आ रहा होगा, तो ऑपोजिशन जिनको भी हमने ही चुना है वो अपोज करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस लगाएंगे ना गवर्नमेंट पे कि नहीं, आप यहाँ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो लिमिटेड हैं चीज़ें,
पावर उनके पास है लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है ना कि खैर मुझे पॉलिटिक्स से नहीं कोई लेना देना नहीं है, बट कहते हैं ना कि सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट, स्टेट्स में भी सेम गवर्नमेंट और पूरी कंट्री में सेम गवर्नमेंट, जब ऑपोजिशन बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? अथॉरिटेरियन ऑप्रेसिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, करना क्या है आपको पता है, ठीक है। तो लिमिटेशन ज़रूरी है गवर्नमेंट पे, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ना बन सके और ऑप्रेसिव गवर्नमेंट ना बन सके, ठीक है। तो हमें मौका ही नहीं देना चाहिए। सेकेंड, अगर ऐसा है जो हमारे पास हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है, अगर उस पर लिमिटेशंस हैं तो क्या होगा? तो ये हमारे फेवर में चीज़ें आएंगी। कैसे? अब हमारी कंट्री में संविधान तो है बट या एंड प्लस उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता ही यही है कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके पास कुछ पावर हो प्लस उस पावर पे लिमिटेशंस भी हों, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ठीक है। तो एक तो हमने ये देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, गवर्नमेंट विद पावर प्लस लिमिटेशंस। सेकेंड मीनिंग देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक ऐसी कंट्री, ठीक है, एक ऐसी कंट्री या एक ऐसी पॉलिटी जो संविधान के अंडर रूल करे या सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल करे। जैसे अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में क्या है, कंट्री रूल किस बेसिस पे करती है? संविधान के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, प्लस गवर्नमेंट जो हो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे बट लिमिटेड भी हो, पावर्स के पास लिमिटेड भी होनी चाहिए या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने वाली हो, प्लस रूल ऑफ लॉ हो। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून का नियम, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि नियम के अनुसार सारा काम, मतलब लॉ को हम सबसे ऊपर रखें, ठीक है। किसी भी पर्सन के लिए अगर कोई नियम बनाया गया है तो चाहे पीएम हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलएस हो, चाहे कॉमन सिटीजन्स हो, उन सब के लिए वो नियम एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून सबके लिए बराबर हो या कानून के हिसाब से काम हो, कानून सबसे ऊपर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर होंगी, क्या क्या, एक तो देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो लिमिटेड हो, रिस्ट्रिक्शंस हो उस पर, थर्ड देश नियम रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करे, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। अगर नहीं है तब क्या होगा? अगर ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो देश में क्या आएगा? आर्बिट्रेरी सिस्टम। गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो करेगी, मनमर्जी हो जाएगी, ठीक है, अपनी मनमर्जी चलाएगी, नहीं फर्क पड़ता उसे जनता से, ठीक। सिंपल सी बात सोच के देखिए, अभी कोई भी गवर्नमेंट है उसकी पावर लिमिट में कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से वो काम नहीं कर रही तो वो जो मन करेगी वो करेगी ना, मनचाही चीज़ें करेगी। नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि जनता मर रही है, भूखी मर रही है, या उसके पास अभी गैस के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हड़ताल करिए, कुछ भी करिएगा और गवर्नमेंट को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर ही नहीं होगा, ठीक है। तो चीज़ें इस बेसिस पे अगर नहीं हुई तो पहले तो मनमर्जी चलेगी गवर्नमेंट की, दूसरा डिस्पोटिक गवर्नमेंट होगी, डिस्पोटिक शासन होगा। डिस्पोटिक का मतलब है निरंकुश, ऐसी गवर्नमेंट जिस पे कोई अंकुश लगाने वाला ही ना हो, ठीक है। अब जैसे घर पे है, आप मान लीजिए आपके घर पे जब आप लेट आते हैं तो आपके मम्मी पापा पूछते हैं, है ना, कि आप क्यों लेट आए, तो आप पे कोई अंकुश लगाने वाला है। तो हो सकता है कि आप पूरी संगति में ना पड़े, बट अगर आप लेट आ रहे हैं, आप पे कोई अंकुश लगाने वाला है ही नहीं, आपसे कोई पूछने ही वाला नहीं है, तो अगर आप अभी नहीं भी गलत तरीके से आप बाहर रह रहे हैं, आप भले ही कुछ अच्छी संगत में हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप गलत भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो निरंकुश शासन भी यहाँ पे होगा अगर लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करेगी, ठीक है। थर्ड क्या होगा? अथॉरिटेरियन। हमने यहाँ पे बोला सत्तावादी, सत्ता के नशे में इतना चोर होगी कि फ्रीडम तक भूल जाएगी सिटीजन्स की, ठीक है। फोर्थ क्या होगा? टोटलिटेरियन रूल होगा। टोटलिटेरियन रूल का मतलब होता है एक ऐसा रूल जिसमें एक ही पार्टी के पास सारी पावर्स आ जाए। सोच कर देखिए,
देश में अभी बीजेपी है, ठीक है, सिर्फ वही हो, कंट्री में भी वही, सारे स्टेट्स में भी वही, और वही चले, उसे ये रियलाइजेशन तक ना हो कि 5 साल बाद उसकी गवर्नमेंट बदलेगी और लगातार वही चलती रहे, तो क्या उस पार्टी को कुछ भी फ़र्क पड़ेगा कि देश को कैसे चलाना है, या हमें जनता के लिए काम करना है कि नहीं करना है, या उसे फंडामेंटल राइट्स को बचाना है कि नहीं बचाना है, या डीपीएसपी पे वर्क करना है कि नहीं करना है। क्योंकि पावर अक्सर लोगों को करप्ट करती है, ठीक है। बहुत टाइम के लिए एक इंसान के हाथ में पावर रहना, कहते हैं उसमें घमंड आता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ठीक है। एक टाइम के बाद हम चीज़ें पलट देते हैं, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये सेकेंड पॉइंट देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होता क्या है। थर्ड है अ पॉलिटिकल ऑर्डर, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर जिसमें लिमिटेड पावर हो। अगर देखो, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई चीज़ें सब वही हैं, ठीक है, बस घुमाया गया है ना, कान इधर से पकड़ लो, घूम के आओ, फिर ऐसे कान पकड़ लो, तो वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट हैं, जैसे PM, CM, है ना, MPs, ये जितना पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, वो लिमिटेड पावर के साथ हो। और अगर पावर लिमिटेड रहेंगी तो सब गवर्नमेंट बनेगी, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस होता है। संविधान एक रूल बुक है, ठीक है, अगर उसको फॉलो किया जाए विद लिमिटेड गवर्नमेंट तो वो उस कंट्री में बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हमने दो तीन तरह के देख भी लिया। पहला हमने देखा कि अगर किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटर्स के वर्ड ही लॉ हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ से ये देख लिया, ठीक। थर्ड हमने यहाँ से देख लिया, फोर्थ हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंदर, वो है सब टॉपिक डेफिनीशन, ठीक है। डेफिनीशन देख लेते हैं इसकी। तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने डिफरेंट डेफिनीशन दी। पहले थे फ्रेडरिक ने क्या बोला? फ्रेडरिक ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो सिस्टम है इफेक्टिव रिस्ट्रेंट का अपॉन गवर्नमेंटल एक्शंस, ठीक है। गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं अगर उस पर एक इफेक्टिव रिस्ट्रेंट हो, इफेक्टिव रिस्ट्रेंट मतलब एक ऐसी लिमिट जो वर्क करे, ठीक है, जो इफेक्टिव हो, है ना। अगर हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरह से काम करे, इस तरह से ना करे, या इस तरह का कोई वर्क वो ना करे, तो वो जो रूल्स हम उन पर लगा रहे हैं वो बाइंडिंग हो, वो वर्क करे, ठीक है, वो इफेक्टिव हो। तो यहाँ पे क्या है? सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट अपॉन गवर्नमेंटल एक्शंस, ठीक है। तो हमने ये बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा रूल है, ऐसे बॉडी ऑफ रूल्स है जो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें उनके एक्शंस में, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे उनके एक्शंस में, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट सिर्फ वही काम करे जो अच्छा है कंट्री के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या हो सकती है इसमें? रिस्पॉन्सिबल हो सकती है ऐसे, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है, ठीक। सेकंड जो है उन्होंने राउसेट, इन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। देखो, सब लगभग घूम फिर के वही बात रख रहे हैं सब लोग। कोई बोल रहा है लिमिटेड गवर्नमेंट, कोई बोल रहा है रिस्ट्रेंट, है ना। चीज़ें तो वही है ना, मतलब तो वही निकल रहा है, ठीक। इसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ही ऐसा यही है कि गवर्नमेंट के पास पूरी पावर ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पावर जो है उस पर कुछ लिमिट लगाई जाए। गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी ये उसे पता होना चाहिए, है ना। फ्री ना हो, बिल्कुल छूट ना मिल जाए हर चीज़ करने के लिए, कि जो मना है, इलेक्शंस हो रहे हैं तो इधर से उधर आप रिजल्ट निकाल दो, कुछ भी कर दो, है ना। या फिर फंडामेंटल राइट्स छीन लो, जहाँ मन लगे वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जिस स्टेट में चाहे वहाँ, जहाँ जब मन करे इमरजेंसी लगा दो। तो गवर्नमेंट की भी ना कुछ पावर्स होनी चाहिए, कुछ लिमिट होनी चाहिए उनकी पावर्स में, ठीक है। और ये लिमिट क्यों होनी चाहिए? ताकि आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट होने से उसे बचाया जा सके, रोका जा सके, है ना। मनमानी ना करे वो कभी अपनी, ठीक है। इसलिए लिमिट्स जरूरी हैं। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट है, प्लस ये एंटीथेसिस भी है
अनरिस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट का। एंटीथेसिस मतलब उल्टा, ठीक है। अनरिस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट का उल्टा, अनरिस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट का उल्टा क्या होगा? रिस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट, ठीक है। वही उसी की तो बात कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट्स की तो बात कर रहे हैं, रोक टोक, उसी की तो बात कर रहे हैं। अनरिस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट का एंटीथेसिस मतलब उसका उल्टा, या फिर कह सकते हैं रिस्ट्रेन्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्होंने भी उसी की बात की है, इन्होंने भी उसी चीज़ की बात की है, ठीक। अब ये देखते हैं कि वेयर क्या बोलते हैं। वेयर बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो 3 तरह से होनी चाहिए। कैसे? पहला, अकॉर्डिंग टू रूल, हमने पहले भी बात की रूल ऑफ लॉ की, रूल के हिसाब से होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही होगी जो रूल के हिसाब से चले। दूसरा, लिमिटेड हो, किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशंस के टर्म्स के थ्रू, ठीक है। मतलब जो संविधान में लिखा हो उसके हिसाब से गवर्नमेंट चले, रूल्स के हिसाब से चले, और संविधान में जो लिमिट्स बताई गई हैं उसके हिसाब से चले। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, वो लॉ जनता के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, तो जुडिशरी बैठी है ना, किस चीज़ के लिए? चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए, है ना। जुडिशरी क्या करेगी? पार्लियामेंट में जो लॉ बनेगा उसको वो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो ठीक नहीं है तो, है ना, या उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। बट अब जुडिशरी को ये पावर दिया किसने कि वो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सके? तो ये पावर जुडिशरी को देता है संविधान, ठीक है। तो पावर्स कहाँ से आ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यही मतलब है कि जो गवर्नमेंट हो वो लिमिटेड हो, किसके थ्रू? बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। थर्ड पॉइंट है कि नॉट बाय डिजायर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ हु एक्सरसाइजेस पावर। देखो, जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिमिटेड हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ना कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बनी, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी में आई, वो चाहे तो वॉर भी करा सकती है, वो चाहे तो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकती है। तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए? क्या ये चीज़ें सही हैं? तो यही मतलब है कि जो गवर्नमेंट हो ना वो लिमिटेड हो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ना कि अपनी डिज़ायर्स और कैपेसिटीज़ के बेस पे काम करे, ठीक है। ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आ गई, फुल मेजॉरिटी में आ गई, तो उसका मन कर गया कि यूपी को उठा के पाकिस्तान को दे दे, तो इस हिसाब से तो नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा ये अलाउ नहीं करेगा कभी। तो उसे काम कैसे करना है? अपनी डिज़ायर्स के बेसिस पे काम नहीं करना है, संविधान के हिसाब से काम करना है, ठीक है। अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से काम नहीं करना है। अब कोई गवर्नमेंट है, बहुत कैपेसिटी उसके अंदर की, वो 2-3 स्टेट्स हैं ऐसे जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए? नहीं, संविधान उसे कभी ऐसा अलाउ नहीं करेगा, है ना। अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो तो उसके भी कुछ नियम हैं जो संविधान में दिए हैं, तो आपको उस हिसाब से काम करना है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू वेयर क्या होनी चाहिए? रूल के हिसाब से काम करे, संविधान के हिसाब से काम करे, लिमिटेड हो, ना कि अपनी डिज़ायर्स और कैपेसिटीज़ के बेसिस पर वर्क करे, ठीक है। फोर्थ आता है इवेमा। अब ये क्या बोलते हैं? इवेमा बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो 3 तरह से होनी चाहिए। पहला, वो कुछ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, ठीक है, कुछ रूल्स के हिसाब से या कुछ सिद्धांतों के हिसाब से काम करना चाहिए उसे। दूसरा, लिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ पावर्स हो, जो रूलर्स हैं, जो रूल कर रहे हैं उस कंट्री पे या किसी कंट्री पे जो रूल कर रहे हैं रूलर्स, उनके पास पावर को एक्सरसाइज करने की भी लिमिट होनी चाहिए, है ना। आप लिमिटेड, वही मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिटेड आप एक्सरसाइज कर सकते हो पावर्स की, छूट नहीं है, पूरा फ्री नहीं हो आप कुछ भी करने के लिए, ठीक है। थर्ड है एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ, आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही है आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट का जस्ट उल्टा, ठीक है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी तो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट नहीं हो पाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप मनमौजी नहीं कर सकते ना, जो चाहे वो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसका उल्टा ही होगा, ठीक है। चलिए, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे लुइस हेनकी, इन्होंने क्या बोला कि देयर आर 8 एलिमेंट्स और 8 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इनके हिसाब से 8 फीचर्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हैं। मतलब ये 8 चीज़ें अगर किसी कंट्री में हैं तो हम बोल सकते हैं कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ओके। अब देख लेते हैं ये 8 फीचर्स हैं क्या। तो पहला है पॉपुलर सोवरेनिटी,
ओके, अब यहाँ पे सोवरेनिटी का क्या मतलब है, एक एक टर्म समझेंगे हम। सोवरेनिटी का मतलब है प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम अपने डिसीजंस खुद ले सकें अगर, तो हम सोवरेन हैं, ठीक है, या हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। ओके, अब पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब है, पॉपुलर का मतलब है पब्लिक, ठीक है। अब अगर सोवरेनिटी किसके हाथ में हो, पब्लिक के हाथ में, हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री सोवरेन है, मतलब हमारी कंट्री खुद के डिसीजंस खुद ले सकती है, उसे किसी कंट्री से पूछने की ज़रूरत नहीं है, या किसी कंट्री का दखल हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए डिसीजंस लेते वक्त, ठीक है। बट हमारी कंट्री को पावर्स कहाँ से मिलेंगी, पावर्स मिलेंगी पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो पब्लिक है या पीपल ऑफ इंडिया है वो सोवरेन है, ठीक है, पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए, तो वहाँ उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहेगा। ओके, सेकेंड जो फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ, नियम या लॉ सबसे बढ़कर है, ठीक है। कोई भी बंदा हो, चाहे वो सिटीजन हो, एक कॉमन सिटीजन, या फिर प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, डजंट मैटर, सबके लिए लॉ बराबर है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ अगर है कंट्री में तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। थर्ड है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट या प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। देखो अब हाँ, हमारी कंट्री जो है ना वो डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे हाथ में या पब्लिक के हाथ में ये पावर है कि हम अगर चाह लें तो सरकार पलट सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास वोटिंग राइट्स हैं, ठीक। अब देखो हमारे पास ये पावर ना, लोगों के पास, पीपल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई सरकार आई 5 साल के लिए, ठीक है, उसने अच्छे से वर्क नहीं किया, उसकी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं रही कि वो लोगों के हित में हो, तो जनता क्या करेगी, जनता नेक्स्ट टाइम उसे वोट नहीं देगी, ठीक है, और उसकी सरकार गिर जाएगी, ठीक। तो ये है ना कि अगर हम ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट से कि अगर आपने ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जो जनता के फेवर में है, तो आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको ये झेलना पड़ेगा, बाद में हमसे आकर मत बोलिएगा, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको चुना ही इसलिए है ताकि आप जनता के लिए वर्क कर सके, आप हमारे लिए वर्क कर सके। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ये, क्योंकि कंट्री एक डेमोक्रेसी है, तो हमारे पास ये पावर है कि हम आपकी सरकार को बदल सकते हैं या आपकी सरकार को पलट सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड फीचर हुआ। फोर्थ एलिमेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर जहाँ पे नियम बनाए जाते हैं या कानून जहाँ बनता है, जैसे एग्जांपल ले लें हम तो सेंटर में पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कार्यपालिका, जहाँ पे जो लेजिस्लेचर में नियम बनते हैं, कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव में लागू किया जाता है, ठीक है। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव में पीएम आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, स्टेट की बात करें तो सीएम आ रहे हैं, गवर्नर आएंगे, ठीक है। थर्ड जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, ठीक। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। अब इनमें ना सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर में बैठा बंदा है, जो एमपी है, जो पार्लियामेंट में एमपी जो बैठ के लॉ बना रहा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव से लेना देना नहीं होना चाहिए। या फिर ये हम कह सकते हैं कि अगर जो एमपी है वो जब यहाँ बैठा है, जब पार्लियामेंट में बैठा है, तो वो एक एमपी है, क्योंकि देखो एमपी जो होता है ना वही मिनिस्टर भी बनता है। तो जब वो मिनिस्टर वो है तो वो एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, वो कानून को या नियम को लागू करने का काम करेगा, बट एज एन एमपी वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बनाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमारी कंट्री में ना एग्जैक्ट सेपरेशन नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, क्योंकि जो मेंबर यहाँ पे बैठा है वही यहाँ भी हो सकता है, मतलब एक एमपी ही मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेपरेशन नहीं है, बट सेपरेशन जुडिशरी और इसके बीच में देखने को मिलता है, और इसके बीच में भी देखने को मिलता है।
वो कैसे, यहाँ एमपी का जुडिशरी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ जो जज बैठा है वो एमपी भी है, नहीं, कभी नहीं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो पीएम है वो उनका जजेस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट वगैरह में प्रेसिडेंट का काम रहता है, बट ऐसा नहीं है कि जो पीएम है वो वहाँ जाके जजमेंट भी सुना रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में हमेशा एक सेपरेशन रहेगा, ठीक। अब होगा क्या, देखो जुडिशरी क्या करेगी, अगर मान लो यहाँ पे पार्लियामेंट में कोई खराब लॉ बन गया या कोई ऐसी वैसी ऐसा वैसा लॉ पास हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ये लॉ ठीक नहीं है। या फिर जुडिशरी क्या कर सकती है, खुद सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकती है, खुद से वो उस चीज़ को वो चेक एंड बैलेंसेस रख सकती है, ठीक है। इस पर एग्जीक्यूटिव में अगर कुछ कोई भी नियम है उल्टा सीधा तरीके से लागू कर दिया गया, तो जुडिशरी है चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए। मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों पे नज़र रखने का काम कौन कर रहा है, जुडिशरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, जो हमारा फीचर है क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में, ताकि अच्छे से चेक्स एंड बैलेंसेस काम कर सके, या जुडिशरी अच्छे से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे नज़र रख सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो, जब सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तभी तो इंडिपेंडेंट रहेगी जुडिशरी, है ना। क्योंकि अगर किसी पीएम का असर पड़ गया जुडिशरी पे, या पीएम के चाहने पे कोई चीफ जस्टिस बन रहा है या जज बन रहा है, तो वो फ्री नहीं हो सकता ना जजमेंट देने के लिए, उसे पीएम के फेवर में ही काम करना पड़ेगा। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। जुडिशरी पे पीएम का, एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का कोई असर नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है, या उनके अंडर में वो वर्क नहीं करनी चाहिए। तो जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। अब ये क्या है, देखो मिलिट्री जो होती है उस पे कंट्रोल जो होता है वो हमेशा गवर्नमेंट का होना चाहिए। क्यों, आप सोच के देखिए कि मिलिट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है ना कि मिलिट्री खुद रूल करने की कोशिश करे, है ना। देखो देश में मिलिट्री का काम क्या होता है, डिफेंस, है ना, हमें यह जनता को बचाना, सेफ रखना, बाहर के देशों से या किसी भी वैसी सिचुएशन से सेफ रखना, ठीक है। तो ये काम किसके बेसिस पे करेगी, किसके ऑर्डर पे करेगी, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे करेगी। जैसे पाकिस्तान की बात कर लें तो वहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री हमेशा पॉलिटिक्स में घुस जाती है। तो जनरली ये होता है कि नॉर्मल कहने को वहाँ डेमोक्रेसी है कि चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही किसी तरह से, उसके बाद मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। बोलते हैं ना कि वहाँ की तो मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है ना, मतलब वहाँ मिलिट्री वाला बंदा ही है कि वो पीएम बन बैठता है, या वो अपना कोई बंदा लेके आता है और पीएम बना देते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया में नहीं है। कभी नोटिस किया होगा, कभी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि कभी भी कोई भी मिलिट्री पर्सन अगर कुछ भी पॉलिटिक्स में बोलने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत दबा दिया जाता है कि आपको राजनीति के लिए के बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपको अलग रहना उन सब चीज़ों से, ठीक है। तो मिलिट्री पे कंट्रोल किसका होना चाहिए, सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो ये होना चाहिए कि जो वहाँ की पुलिस है कंट्री की, वो दो चीज़ों से गवर्न, पहला तो नियम कानून लॉ, दूसरा जुडिशियल कंट्रोल में होनी चाहिए पुलिस, ठीक है। अदरवाइज पुलिस भी अपनी मनमानी कर सकती है, ठीक है। पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये लॉ बताएगा और जुडिशरी बताएगी, ओके। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। बहुत बेसिक चीज़ है। इंडिविजुअल राइट्स की अगर हम बात करें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। क्यों, क्योंकि संविधान होता ही इसलिए है कि वो जनता के लिए काम कर सके, लोगों को राइट्स दे सके, ठीक है। तो इंडिविजुअल राइट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर उनकी रिस्पेक्ट किसी कंट्री में हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। चलिए, तो आज ये इतना ही है। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, किसी को भी अगर लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन की PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।